अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लिक्विड पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो आज हम चैप्टर 4 के जो है वो सॉलिड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सॉलिड्स जैसा कि आपको पता है सॉलिड्स की प्रॉपर्टी में सॉलिड्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर रिजिड, हार्ड, हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। अ, अगर आप रिजिड की बात करें तो रिजिड कहते हैं सख्त को, मतलब कि ऐसी हार्ड चीज़ जो किसी ग्लास वगैरह पे स्क्रैचेस डाल देता है। और हार्ड मजबूत को कहते हैं और इनकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं और इनके जो एटम्स वगैरह जो होते हैं मॉलिक्यूल वो टाइटली पैक होते हैं और इनके दरमियान में बड़ी स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस होती हैं जो इनको जोड़ के रखती हैं। कोहेसिव फोर्सेस में केमिकल बॉन्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, ये इनमें एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तीनों तरह के जो है वो चीज़ें इसमें पाई जाती हैं सॉलिड्स में। और ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं और इनकी जो अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की वो वेल ऑर्डर्ड होती है, थ्री डायमेंशनल होती है। टाइप्स ऑफ सॉलिड की अगर बात करें तो आप दो तरह के सॉलिड्स एग्जिस्ट करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उनमें एक थ्री डायमेंशन पैटर्न होता है और रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है। और वो पैटर्न जो होता है थ्रू आउट द सॉलिड चलता है। एक जो छोटे से छोटा यूनिट होता है उसका पैटर्न भी सेम होगा, उसके एंगल्स की लेंथ और उसके जो बॉन्ड्स की लेंथ और एंगल्स जो होंगे वो सेम चलेंगे थ्रू आउट द होल सब्सटेंस। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एक थ्री डायमेंशनल जो है वो अरेंजमेंट होती है। जैसा कि आपको यहाँ डायमंड नज़र आ रहा है, डायमंड का ये मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। इसकी ये देखें बड़ी एक अरेंजमेंट बड़ी पैटर्न के अंदर है। और अमॉर्फस सॉलिड की अगर बात करते हैं तो अमॉर्फस सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके जो एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कोई रेगुलर ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, जैसा कि प्लास्टिक है, रबड़ है और ग्लू है, तो इनका कोई ग्लास है, इनका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता। और ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड एंड गिव देयर एग्जांपल्स। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने मेमोराइज कर लेना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस की मैं आपको एग्जांपल्स इस तरह से देता हूँ कि ब्रिक्स से जब आप घर बनाते हैं तो आपको पता है, आप जब घर बनाने के लिए ब्रिक्स को जोड़ते हैं तो बड़े अच्छे पैटर्न में उसको आप रखते हैं और ब्रिक्स को एक दूसरे के ऊपर फेंक दें, ऐसे ही तो वो एक ढेर लग जाएगा एक जगह पे। तो एक घर जो बना हुआ है वो एक सिमेट्री में बना हुआ है, एक एंगल्स हैं उसमें, परफेक्ट एंगल्स हैं। तो ये है क्रिस्टलाइन एक नेचर। और वो जो ब्रिक्स एक दूसरे के ऊपर ढेर लगा हुआ है वो एक अमॉर्फस नेचर को शो करता है। ऐसे ही ये सब्सटेंसेस में भी रेगुलर अरेंजमेंट होती है हुआ है तो वो क्रिस्टलाइन कैटेगरी में आएगा। और जो कोई और अरेंजमेंट हो तो वो कोई प्रॉपर अरेंजमेंट ना हो तो वो अमॉर्फस कैटेगरी में आएगा। उसके बाद आता है क्रिस्टलाइट। क्रिस्टलाइट एक्चुअली होता क्या है कि जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनके दरमियान कोई पैटर्न तो नहीं होता पार्टिकल्स का, एटम या मॉलिक्यूल्स का, मगर कहीं छोटा सा एक पैटर्न डेवलप हो जाता है। उसको हम कहते हैं कि ये क्रिस्टलाइट है। जैसे कि आप डेफिनेशन देख रहे हैं रेड कलर में जो है, दीज क्रिस्टलाइन पार्ट्स ऑफ अदरवाइज अमॉर्फस सॉलिड्स आर नोन एज क्रिस्टलाइट। A long range regularity does not exist in amorphous solids, but they can possess small regions of orderly arrangements। और ये जो छोटा सा एक पार्ट बनता है अमॉर्फस के अंदर उसे हम क्रिस्टलाइट कह देते हैं। और अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं उनकी कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट्स वगैरह नहीं होते, कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी डेफिनेट नहीं होती, क्रिस्टलाइन की होती हैं, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। अब जो इस चैप्टर में जो अमॉर्फस का पोर्शन था वो बस इतना ही है।
अमॉर्फस सॉलिड की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल और क्रिस्टलाइट की डेफिनेशन। अब आगे जो चलेगा पूरे चैप्टर में वो क्रिस्टलाइन सॉलिड ही चलेगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम एक्सटेंड करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़नी है। ठीक है, तकरीबन 9 टू 10 प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस में दी गई हैं। हाफ आज कवर करेंगे और हाफ हम नेक्स्ट चैप्टर में उसे कवर करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स की अगर बात करें तो इनकी डेफिनेट शेप्स होती हैं और वेल मैनेज्ड होती हैं, वेल ऑर्डरली मैनेज होती हैं, अरेंज होती हैं, और इनके जो आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थ्री डायमेंशन में स्पेस में अरेंज होते हैं। तो जो एक सॉलिड होता है, इनमें जो अरेंजमेंट बनती है उसे हम कहते हैं कि क्रिस्टल बनते हैं। ठीक है, तो हर क्रिस्टल की एक नेचर होती है। ठीक है, जिस नेचर पे वो ग्रो करता है। कुछ की हेक्सागोनल नेचर होती है, कुछ की क्यूबिक नेचर होती है। ये सारी जो इनकी नेचर्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो क्रिस्टल्स हैं, उनकी जो ने 7 तरह की सिस्टम होता है उसको हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, आपने बस इतना याद रखना है कि ये इनकी ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं और इनके एंगल्स और इनकी लेंथ्स फिक्स होती हैं हर टाइप के क्रिस्टल की। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट से मुराद क्या है कि फॉर एग्जांपल NaCl 801 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है। ठीक है, 801 डिग्री सेल्सियस पे NaCl सोडियम क्लोराइड मेल्ट हो जाता है। अब ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है इतना शार्प है कि ये उसकी पहचान बन गया है। ठीक है, अब NaCl को आप कहीं भी कि दुनिया के किसी भी कोने में जो है वो मेल्ट कराएं तो वो 801 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा और आप उसे किसी और सॉलिड से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। क्लीवेज प्लेन्स, ये जब ब्रेक होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एक दूसरे से टूटते हैं तो कोई इरेगुलर अरेंजमेंट में नहीं टूटते, ये अपने प्लेन्स से ही अलग होते हैं। ये ग्रीन कलर में आपको क्लीवेज प्लेन नजर आ रहा है। ये मॉलिक्यूल जो राउंड बनाए हुए हैं सर्कल में, ये एक दूसरे से जब टूटेंगे तो ये यहीं से सिर्फ ब्रेक होंगे इस लाइन में। रेड वाली लाइन में इसकी जो है वो क्लीवेज नहीं होगी क्योंकि ये कोई प्लेन नहीं बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ग्रीन वाला जो प्लेन बन रहा है इसका, ये इसी जो है अरेंजमेंट में टूटेंगे। राइट, एनआइसोट्रॉपी, कुछ जो क्रिस्टलाइन एक्चुअली जो लिक्विड्स होते हैं वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। जो क्रिस्टल्स होते हैं वो एन आइसोट्रॉपी शो करते हैं और बहुत से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी आइसोट्रॉपिक नेचर शो करते हैं। आइसोट्रॉपी और एन आइसोट्रॉपी का मैंने लिक्विड क्रिस्टल में आपको ओवरव्यू दिया था। यहाँ एन आइसोट्रॉपी को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि some of the crystals show variation in physical properties depending upon their direction. Such properties are called anisotropic properties and the phenomena is referred to as anisotropy. तो एनिसोट्रॉपिक में क्या चीज़ें आ जाती हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आ जाता है, इलेक्ट्रिक एंड थर्मल कंडक्टिविटीज जो है ये एनिसोट्रॉपिक बिहेवियर में शो होता है। सपोज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसकी 4 साइड्स हैं। 2 साइड्स 1 और 2 से वो कुछ प्रॉपर्टी शो करता है, 3 और 4 से वो प्रॉपर्टीज शो नहीं करता। तो इस बिहेवियर को हम कह देंगे कि ये एनिसोट्रोपिक बिहेवियर है। जैसा कि ग्रेफाइट की यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, ये जो पैराग्राफ अगर आप देखें तो ग्रेफाइट जो होता है वो अपने पैरेलल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जैसा कि ये ग्रेफाइट के आपको ग्रेफीन एक नज़र आ रहा है, एक लेयर ग्रेफाइट की, और उनमें जो रेड कलर के हैं ये इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं, ये पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम,
ऊपर से नीचे ये एंटी पैरेलल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर नहीं करता, ठीक है? और ये जो फिनोमेना है, इसको हम कह देंगे कि ये जो ग्रेफ़ाइट है ये एनिसोट्रोपिक बिहेवियर शो कर रहा है। सिमेट्री, ठीक है? सिमेट्री इनकी बड़ी जो है वो रेगुलर होती है। अगर इनको हम सेंटर ऑफ सिमेट्री के हवाले से देखें, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के हवाले से देखें, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री के हवाले से देखें, तो ये इनमें रेपिटिशन होती है, ये रिपीट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक क्यूब है, उसको आप 360 के एंगल पे घुमा देते हैं, तो वही फेस आपके सामने आ जाएगा जहाँ से आपने उसको घुमाया था, जहाँ से उसको रोटेट किया था, ठीक है? तो ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, इनमें सिमेट्री बड़ी मैटर करती है। ये इनके एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री में रेपिटेशन होती है कि मीन आप इन्हें 360 डिग्री पे अगर घुमाते हैं, तो इनका वही फेस सामने आ जाता है, जहाँ से आपने उसे स्टार्ट किया था। तो इनमें सिमेट्री पाई जाती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। ये जो एक प्रॉपर्टी है, ये खुद से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। ऑलराइट? तो इसको आपने विद एग्ज़ाम्पल्स देख लेना है और अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।